साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। कुछ महीनों के अंतराल के बाद आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से साथियों उपस्थित हो रहा हूं, अपने विचार आप सब साथियों के साथ साझा करने के लिए। अभी हाल ही में साथियों डीटीसी के अंदर जिस प्रकार से डीटीसी के कई सारे संविदा चालकों को प्राइवेट ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित की जा रही ये देवी बस सर्विस के डिपो में ड्यूटी के लिए स्थानांतरित किया गया है, इस विषय पर भी इस वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही यह जो परिपाटी एक ये नई तरीके से जो चलाई गई है, इसके पीछे इसकी गहराई में क्या सोच है, क्या विचार हो सकती है, क्या विचार हो सकते हैं, ये कितने हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या घातक हैं, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने विचार आप सब साथियों के साथ साझा करूंगा। और आगे सुरक्षित भविष्य के लिए डीटीसी संविदा कर्मचारी आखिर करे तो क्या करें, इस बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनें, अपने साथियों के बीच में साझा करें और अधिक से अधिक इसको प्रसारित भी करें, अधिक से अधिक हमारे स्टाफ के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो सके। ये सोशल मीडिया विचारों के आदान प्रदान का एक सुगम जरिया है, ताकि जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो कहीं ना कहीं जागृति होनी शुरू होती है, और जागृति समय से हो जाए तो अच्छा है, अन्यथा बहुत देर हो जाती है साथियों। तो मेरा बस एक यही प्रयास है कि मेरे जो जितने भी डीटीसी के संविदा कर्मचारी साथियों का एक परिवार है, उनके बीच में एक जागरूकता आए, एकजुटता आए और सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस कदम मिलकर के उठा सकें, या इतनी जानकारी उनके बीच में फैले कि वे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लें, क्या उनके लिए आगे भविष्य में सुरक्षित विकल्प हैं अपने रोजगार को सुरक्षित बनाने के लिए, उसके बारे में जानकारी का उद्भव हमारे साथियों के दिमाग में हो। तो साथियों अब राज बदल चुका है, लेकिन सरकार की नीति नियत परिपाटी वही की वही है जो वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। यह वास्तविकता है कि जब से आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ 1994-95 से, उसके बाद से निजीकरण को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया, ये सरकार की एक स्थायी नीति है। उस उदारीकरण और निजी क्षेत्र को हर क्षेत्र में, हर सरकारी क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया, और उस चीज़ से ही उपजी शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सरकारों को अपना काम चलाने के लिए। लेकिन कालांतर में जब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी सरकारों के गले की फांस बनने लग गया कि यार इनको तो पक्का करना पड़ेगा, समान काम समान वेतन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देश के संविधान में कुछ कानून लेबर लॉज के माध्यम से ऐसे हैं, उनको रातों रात तो सरकारें बदल नहीं सकती ना। और ये अदालत में चले गए कर्मचारी तो वहाँ पर इनको ये चीज़ें देनी पड़ रही हैं। कई राज्यों में, कई विभागों में कर्मचारी अपने इन अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अदालतों में गए और लंबी लड़ाई लड़ करके 2, 4, 5, 7 साल के बाद हुए अपना भविष्य और जीवन सुधार पाए, सुरक्षित कर पाए। ये इसको बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वर्तमान में हालात डीटीसी में ये जो बने हैं कि डीटीसी के कर्मचारी एक निजी ऑपरेटर के पास ड्यूटी करने जाएंगे, और प्रशासन का कहना है कि चिंता मत करिए, आप हमारे कर्मचारी हैं, डीटीसी आपको वेतन देगी और डीटीसी आपको जो सुविधाएं, जो भत्ते जो भी मिल रहे हैं आपको, ESIPF वगैरह, वो डीटीसी के माध्यम से ही दिया जाता रहेगा, लेकिन काम आप प्राइवेट ऑपरेटर के संचालन के अधीन करोगे, उनके आदेशों के अधीन करोगे। तो साथियों इसके अंदर जो मुझे एक भयानकता प्रतीत हो रही है, और जो हुई भी है, कैट एम्बुलेंस सेवा में ऐसा ही एक चलन शुरू हुआ था कि कैट्स के कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को भी रखा गया, उधर से कैट्स के ऑपरेशन के लिए निजी ठेकेदारों के लिए आया गया था 2015 में। कैट्स के स्टाफ को प्रशासन ने ये कहकर रख लिया कि आप तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे, सिर्फ आपको काम करना है वहाँ पर उन ऑपरेटरों के नीचे जा करके, उनके अनुसार तनख्वाह हम आपको देंगे, कर्मचारी आप हमारे रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमारे से होता रहेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने टेंडर एग्रीमेंट में कर दी, प्रशासनिक आदेश के माध्यम से भी कर दी।
लेकिन जब समय बीता, 3 साल बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, ठेकेदार आया, उस दौरान कैट्स ने कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करने बंद कर दिए। कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा, सैलरी आती रही लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। करेंगे करेंगे, एक्सटेंड करते रहे ऑर्डर्स के आधार में कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, 3 के लिए कर दिया। और फिर एकदम से ऊपरी लेवल पर ऐसी साजिश रची गई कि जब नया कॉन्ट्रैक्टर 3 साल बाद आया, वो पुराना कॉन्ट्रैक्टर हटाया गया, तो कैट्स के कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ को भी मौखिक रूप से ये बोल दिया गया कि 1 जून 2018 से आप लोग, जब नए कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कार्यभार संभाला, नए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाइए, वहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जिसको नौकरी करनी है उस कॉन्ट्रैक्टर के पास आवेदन दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर आप सबको रख लेगा। एक झटके में ख़त्म कर दिया गया, रिश्ता ख़त्म कर दिया गया कैट्स और कर्मचारियों का। उन कर्मचारियों का बस एक सौभाग्य रहा कि उससे पहले वे लोग सभी कर्मचारी अपनी यूनियन के माध्यम से अदालतों में जा चुके थे अपने स्थायीकरण को लेकर के। सब कर्मचारी उस दौरान कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई नहीं गया, सेवा से बाहर हो गए, लेकिन अदालती लड़ाई यूनियन के माध्यम से उनकी चलती रही, जो कि काफ़ी सकारात्मक नतीजे पर आज उनकी पहुंची हुई है। समय हो सकता है कभी 1-2 साल और लग जाए, लेकिन एक स्कोप बचा हुआ है। हाँ, नौकरी जरूर सबने छोड़ दी, क्योंकि निजी ऑपरेटर के यहाँ शोषण के अलावा कुछ नहीं था, और यहाँ भी शोषण के अलावा कुछ नहीं होगा डीटीसी में निजी ऑपरेटर के यहाँ। क्लस्टर बसों में आप देख लीजिए, जो भी निजी ऑपरेटर की बसें हैं, वहाँ पर किस तरीके से नाजायज शोषण होता है। ना कोई सरकार का अधिकारी वहाँ सुनने वाला है, ना कोई डिम्स का अधिकारी वहाँ सुनने वाला है। कहने को व्यवस्थाएं हैं कि लेबर लॉ का पालन होगा, ये होगा, वो होगा, आपके कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। मैनेजर जब चाहे, जब क्लस्टर का मालिक जब चाहेगा, अगले दिन से आपको ड्यूटी नहीं बुलाएगा, आप घूमते रहिए जहाँ घूमना है। ये वास्तविकता है। और ये चीज हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी समझते हैं इस चीजों को, लेकिन मौन बने बैठे, उनको फर्क क्या पड़ता, उनको लेना देना ही क्या है। भाई हमने तो ठेकेदार को रख दिया, ठेकेदार के कर्मचारी जाने, ठेकेदार जाने, हमको तो जब ज्यादा दबाव आएगा तो उठा के पेनल्टी ठोक देंगे। लेकिन पिस कौन रहा है वहां पर आखिर में? एक भारत का नागरिक पिस रहा है, एक कर्मचारी पिस रहा है, इस देश के कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब यही स्थिति यहां डीटीसी में भी होने का पूरी संभावना है। अब डीटीसी ने, चलिए हम मानते हैं अगर ये व्यवस्था बना भी दी, अगर गंभीरता से इस व्यवस्था को बनाया जाता, तो उससे पहले इसके लिए दिशा निर्देश तय किए जाते प्रशासन के द्वारा, बहुत जरूरी थे कि ये जो कर्मचारी, आप अपने कर्मचारी एक प्राइवेट ऑपरेटर के यहां काम करने के लिए भेज रहे हो, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, प्रशासनिक नियंत्रण है, कार्यप्रणाली है, जो डीटीसी और इस कर्मचारी के बीच में संबंध है, वो उसकी सुगमता कैसे सुनिश्चित होगी? ड्राइवर की कोई शिकायत हो, उसको डीटीसी का कौन अधिकारी सुनेगा, कौन नोडल ऑफिसर सुनेगा जिसके वो अधीन है? नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं है। डिपो यूनिट खत्म कर दी गई, डीएम के अधीन नहीं है वो डीटीसी के। अब है तो वहां उस डिपो के ही किसी इंचार्ज के अधीन ना, जो कि उस कंपनी का कोई ठेकेदार का है। कहां शिकायत लेके जाएगा? छुट्टी की दरखास्त देगा, एप्लीकेशन देगा, किसे देगा, मंजूर करेगा, नहीं करेगा, कानूनन कौन सुनेगा इस चीज को? सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो कहां होगा, इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश, गाइडलाइन डीटीसी की तरफ से जारी नहीं किए गए। सिर्फ ये कह करके स्टाफ को बरगला दिया गया कि आप हमारे हैं, चिंता मत करिए, अब जाइए काम करिए, तनख्वाह डीटीसी देती रहेगी। कब तक देती रहेगी? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कहां होगा? और भी बहुत सारी डे टू डे, दिन प्रतिदिन की जो कार्यप्रणाली है, जो पत्राचार है, जो कर्मचारी के को समस्याएं सामने आती हैं, उसके बारे में अपने विभाग को वो कहां, किसको जा करके रिपोर्ट करेगा, कुछ नहीं पता। और ये सेम परिपाटी जो कैट्स के साथ सरकार ने जो एक छल किया था, वही चीज, ये छल कुछ समय बाद ही यहां पर डीटीसी के स्टाफ के साथ भी होने जा रहा है, क्योंकि दिशा निर्देशों का पूर्णतः अभाव है। प्रशासन को चाहिए, प्रशासन से मेरी निवेदन है कि इस तरीके से अगर भेजा गया तो एक दिशा निर्देश तो पूरे जारी किए जाएं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जब रिन्यू होगा तो आपको उस अधिकारी को पहुंचना है, उसको अप्रोच करनी है, वो आपका अथॉरिटी है डीटीसी की। कोई मैनेजर आपको परेशान करता है, ड्यूटी के लिए प्रताड़ित करता है, जरूरत से ज्यादा काम करवाता, आपकी दिहाड़ी पूरी दर्ज नहीं करके भेजता, आपकी हाजिरी पूरी प्रॉपर नहीं भेज रहा है, तो सक्षम अधिकारी कौन है डीटीसी में जो आपकी सुनेगा तुरंत कार्रवाई करने के लिए? कोई दिशा निर्देश नहीं है यहां पर अभी। तो
भयावह है चीज़, ये अंधकार है आगे। ये असल में एक ऐसी परिपाटी है कि आज धीरे धीरे ड्राइवरों को चलता किया जा रहा है और कुछ समय बाद नंबर कंडक्टर का लगने जाना है, स्वाभाविक है, वास्तविक है। और इसके पीछे मंशा सिर्फ एक है कि डीटीसी और ये सरकार जल्द से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा इनसे पीछा छूट जाए, हमारा रिश्ता किसी तरह इनसे खत्म हो जाए एक बार। ऐसा ना हो कि ये कर्मचारी अदालत में जा खड़े हों और हम ना तो इनसे फिर पिंड छुड़ा पाएं और कानूनी अधिकार तो कल को आज न कल कोर्ट से मिल ही जाएंगे। तो सरकार की नीयत क्या है कि अपना फायदा, कि हमें स्थायी ना करना पड़े, इनको समान काम समान वेतन ना देना पड़े। अरे देश की सर्वोच्च न्यायालय के इतने फैसले हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, सरकारें अपनी मर्जी से चाहे तो सोच कर दे सकती हैं, लेकिन कोई नहीं देता। किसी प्रदेश में कहीं नहीं दिया जा रहा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। यहां अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी साथियों। अधिकार है आपका, कानून है आपका, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए आपको अदालत में तो जाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। भले ही बड़ी संख्या में ना हो पा रहे हो अदालती लड़ाई के लिए, छोटे ग्रुपों में होइए। इस बाबत मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर दूसरी ही वीडियो है, आई थिंक नवंबर की है, नवंबर में दूसरी वीडियो जो मैंने डाली थी 2024 की, उसको सुन लीजिएगा साथी जो सुनना चाहे। वो डीटीसी के संविदा कर्मचारियों के लिए क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, मतलब उसमें मैंने विस्तार से बताया है। अन्यथा यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसको मैं रिपीट करूँगा तो उसको भी सुन लीजिएगा, इसी उस पर चैनल पर है, शुरुआत की पहली वीडियो छोड़कर दूसरी। तो ये जो व्यवस्था अब यहाँ पर ये शुरू हुई है, ये एक बहुत ही घातक व्यवस्था इन्होंने शुरू कर दी है और सबको ये दिखा दिया, देख लेना चाहिए। इन्होंने नहीं दिखाया, इन्होंने तो कह दिया कि सब यहीं रहेगा, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। पहले ड्राइवर जाएंगे, फिर कंडक्टर जाएंगे, सबको जाना ठेकेदारों के पास ही है, उन्हीं के पास काम करना। हमारा ये 20,000 रुपये में हमें पता है हम किस तरह पिस रहे हैं, कैसे हमारा भरण पोषण परिवारों का हो रहा है। कुछ साथी जो कहते हैं कि यार अब अगर यहाँ से छूट गई तो हम 20,000 के भी नहीं है, 15 साल नौकरी कर ली, कहाँ जाएंगे, कंडक्टर भाई विशेष रूप से कहते हैं। तो उनकी आत्मा तो आज भी जानती है कि इन 20,000 रुपये में कैसे गुजारा कर रहे हो, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक इतनी हैसियत यहाँ पर नहीं है कि एक डीटीसी का चालक या परिचालक एक 2 किलो आम का या केले का फल, मतलब कि 2 दर्जन घर पे प्रतिदिन लेकर के अपने बच्चों को थोड़ा सा फल भी खिला सके, क्योंकि पता चला कि महीने में 3-4 हज़ार रुपये का तो फल ही चला गया, कुछ और भी सारी चीजें हैं, बचा क्या फिर। तो ये व्यवस्था सब जानते हैं, इसको मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या जिंदगी भर आने वाले 15 साल, 10 साल, 20 साल, जिसकी जो भी नौकरी बची हुई है, 5 साल, वो क्या 20 साल में यहां से कर करके फिर 60 साल की उम्र के बाद क्या हालात फिर भी वैसा ही आ जाना है साथियों। उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं ना। तो समय रहते जब आपके पास एक मौका है, आज एक मौका है, अभी तक तो है, कुछ आने वाले महीनों तक है, कि आपका और डीटीसी का सीधा रिश्ता है, कर्मचारी और नियोक्ता का, और देश का संविधान, देश का श्रम कानून ये कहता है आपका सीधा रिश्ता है। लंबे समय से आप कार्यरत है, 240 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आपकी योग्यता, आपकी भर्ती नियम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका काम समान कर्मचारियों के समान ही है उस विभाग में, तो आपको इस भारत में तो स्थायी करने से, समान काम समान वेतन पाने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आपका संविधान और कानून तो ये आज के समय कहता है, और अदालत कानूनों पर ही चलती है। क्या है, और जो इस बहम में है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसा लिखवा लिया, वैसा लिखवा लिया, भूल जाओ इन चीजों को। अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने लिखवा लिया, लेकिन वे देश के संविधान कानून अनुसार नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी। अन्यथा कई स्टेटों में, कई विभागों के बहुत से कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, सबका एक जैसा ही ड्राफ्ट होता है। ये आप मुकदमा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप इतने में काम करेंगे, आपको जब चाहे हटा देंगे, सब कंडीशन सब एक जगह होती हैं। बहुत सारे विभागों के कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं मैंने, पढ़े हैं, लेकिन अदालतों में वे कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी नहीं ठहरते साथियों। क्योंकि जब बात कानून और संविधान की आती है ना, तो पहले वो देखा जाता है कि ये आपका क्लॉज जो आपने लिखा है, किस एक्ट के किस क्लॉज के तहत आपने ये लिख दिया कि ये कर्मचारी मुकदमा नहीं कर सकता, किस एक्ट किस क्लॉज के तहत लिख दिया कि इसको छुट्टी नहीं मिलेगी कोई, किस क्लॉज के तहत आपने लिखा है कि इसको बिना किसी वार्निंग के अपना जब चाहे चलता कर दिया जाएगा। कहीं है ही नहीं। डर बैठाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार लिख दिया गया कि शांत पड़े रहेंगे, दबे रहेंगे, काम करते रहेंगे।
तो साथियों, ये जो चलन अभी हालिया शुरू किया गया है, ये दूर की सोच करके सरकार ने खतरनाक कदम उठाया है अपना पल्ला छुड़ाने के लिए। ये रिश्ता जो डीटीसी का और डीटीसी संविदा कर्मचारियों का एक नियोक्ता और उसका है कर्मचारी का, इसको धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया किसी भी तरीके से हमारा ये अधिकार ख़त्म हो जाएगा कानूनी। याद रखना, कोर्ट में जाने का फिर अधिकार नहीं बचेगा, क्योंकि अब आप कर्मचारी नहीं हो किसी भी सूरत में, किसी भी हैसियत से। तो ये रहते रहे। सबसे पहला काम तो ये साथियों, एकजुटता होगी, आंदोलन होगा नहीं होगा, ठीक है, ये आप 25,000 लोगों की खुद की सकारात्मक और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सोच पर निर्भर करता है। अब कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता इस बारे में, सिर्फ बोला जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपके पास आपका कानूनी अधिकार है। जो साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बीच में मैंने शुरू किया था, लेकिन ये जब डीए बेसिक का सिलसिला चल पड़ा, सरकार का एक लॉलीपॉप आ गया कि भाई होगा, तो सब शांत हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर से इसको शुरू कर रहा हूँ। जो साथी मुझसे जुड़ेंगे, बड़ा नामी वकील है राजीव अग्रवाल लेबर लॉ का, मैं उसको हायर करने की मेरी तैयारी है। थोड़ी सी फीस वहाँ ज़्यादा हो सकती है, मिलकर कर्मचारी ग्रुप में करेंगे तो भार नहीं इतना आएगा। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा लगता है और सस्ता कहीं कुछ भी मिल जाए, अदालत में घुस जाइए, अदालत में पैर रखिए जा करके, 10-10, 20-20 लोग ग्रुप बनाइए, अपना एक वकील हायर कीजिए, ढूंढिए लेबर लॉ के तहत। सरकार को, विभाग को नोटिस जाएगा कि सर हमारे ये कानून है, आप हमें कर दीजिए। सरकार विभाग नहीं करेगा, उसके बाद आपका केस अदालत में रेफर कर दिया जाएगा और वहाँ से फैसला आएगा। 2 साल लगे, 3 लगे, 4 लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिलेगा पूरा। जिस दिन से ज्वाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट पे, समान कर्मचारी, जो स्थायी कर्मचारी के समान वेतन भी मिलेगा, बैक वेजेज एरियर के साथ, और आपका स्थायीकरण भी मिलेगा। ये कानूनी रूप से निश्चित बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो फिलहाल अपना हित सुरक्षित करने के लिए साथियों, इस चीज़ पर गंभीरता से विचार करें। जिनको मुझसे साथियों से जुड़ना है ये कानूनी लड़ाई के लिए, अभी अंतिम विकल्प यही बच गया है, समय रहते इसको करना है। तो कमेंट्स में अपना नाम, टोकन नंबर और मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि मैं उनको एक सोशल ग्रुप में ऐड कर सकूं व्हाट्सएप पे, और फिर आगे की हम बातचीत उस ग्रुप के माध्यम से कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप से या मैसेज कर सकते हैं, जो भी साथी हैं। कमेंट्स में डालिएगा किसी का कोई सवाल है, कोई शंका है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने डीटीसी कर्मचारी स्टाफ में शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, कुछ तो जागरूकता फैलाए, जितना हमसे हो सकता करें ना। मैदान पे उतर कर नहीं कर पा रहे हैं, एकजुटता नहीं हो पा रही है, डरे सहमे बैठे हैं, तो कुछ तो करें। और कुछ नहीं कर सकते तो हम वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, अदालत के माध्यम से अपना अधिकार मांगे, मिलेगा, जरूर मिलेगा अगर मांगने जाएंगे तो। दूसरी बात साथियों, यूनियनों की, तो जो यूनियन सामने अगर कोई भी विपदा आती है, कोई भी ऐसी घटना जैसे अभी हुई, जो यूनियन हमारे सामने आती है, जो यूनियन लीडर हमारे सामने आते हैं, उनका सम्मान है कि वो कम से कम सब अपना काम धाम छोड़ के निजी जीवन का सामने आते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, सवाल रखते हैं, तो उस यूनियन का हमें सम्मान करना चाहिए। वरना यूनियन, मैंने सुना यहाँ कई हैं डीटीसी में। कितने लोग हैं आप में से जो ये जानते हो कि एक ये ललित और मनोज जी के अलावा, या जो यूनियन के कुछ और भी यूनियन के पदाधिकारी सामने आते हो, हमारे हक की बात करते हो, हमारे बचाव की बात करते हो, अधिकारियों से मिलने की चेष्टा करते हो। अरे सामने आके कर्मचारियों के सामने बताइए तो सही कि कौन क्या प्रयास कर रहा है। अब जो मजदूर एकता यूनियन है, ये अपने प्रयास कर रही है, जिस भी स्तर पर करिए, जैसे कर रही है, प्रयास कर तो रही है। अधिकारियों से मिलना है, चिट्ठी लिखनी है, बार बार समय लेना है, कोई आंदोलन या कुछ ऐसी वो चीज़ें आ जाती है तो भी अपने विचार लेकर के, अपना कोई मार्गदर्शन लेकर के सामने आते हैं। मेरा निवेदन है, सभी यूनियन जितनी भी यहाँ डीटीसी में हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये विभाग ही नहीं रहेगा तो आपकी यूनियन का क्या अस्तित्व रह जाएगा। कम से कम ये यूनियन की राजनीतिक उठापटक और टसल को छोड़ करके फिलहाल इन कर्मचारियों को बचाइए, विभाग को बचाइए, सेवा को बचाइए, जिससे यूनियन का अस्तित्व है उस भूमि को बचाइए। जिनके पास प्रभाव है, प्रभावशाली यूनियनें भी हैं, वो जाकर सरकार से बात करें, अधिकारियों से बात करें। तो ये उनको अंतरात्मा से सोचना चाहिए अपनी। तो साथियों, कानूनी मैटर पर मैंने थोड़ा, जो मेरी दूसरी वीडियो थी यूट्यूब पर शुरुआत की, उसको सुन लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। कमेंट ज़रूर करिएगा सभी साथी, और
जो भी सवाल है, कोई शंका है, तो मैं कोशिश करूँगा अगले सप्ताह में फिर से मैं आप सबके सामने अपने विचारों के साथ आऊँ। तो अपने कमेंट्स के अंदर सवाल ज़रूर करिएगा, सवालों को मैं सभी को लूँगा। ठीक है साथियों, तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।